बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब जो आपका ये जो लेक्चर है, ये इसी कैपेसिटर की जो आपने इससे पहले टाइप्स पढ़ी हैं, उन्हीं कैपेसिटर की टाइप्स में से जो दूसरी टाइप है आपके पास, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो है, इस पे है कि आया ये है क्या, किस तरीके से है, वो हमने देखना है इसमें। तो ये आपका लेक्चर नंबर 27 बनेगा। तो इसमें स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी हमने कैपेसिटेंस निकालनी है एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की। सबसे पहली बात ये कि बेटा, इस कैपेसिटेंस के निकालने के बहुत से तरीके हैं। आप लोग इसको कई तरीकों से इसकी कैपेसिटेंस को निकाल सकते होता है। ये अब आप तक है कि आप किस मेथड को अप्लाई करोगे इसकी कैपेसिटेंस को निकालने के लिए। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको दो मेथड से आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। तो वरना 3-4 मेथड है इसको सॉल्व करने के कि आप उनको किस तरीके से मतलब कि समझते हो। अब स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने करना क्या है, किस तरीके से है, नाम से जाहिर है स्फेरिकल, सफियर होना चाहिए ये। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि एक जो अकेला कंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर तो कर सकता है, लेकिन वो एक लिमिटिंग, एक हद तक तो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो फिर हमने उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया कि इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, जैसा भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए कि होनी दो प्लेट्स के दरमियान हो चाहिए, यानी प्लेटें दो इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें। और हमने पहले भी उसमें देखा कि एक ऑपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक दूसरी नेगेटिव थी। तो अब हम भी यहाँ क्या करेंगे, दो ऑपोजिटली चार्ज स्फेरिकल प्लेट्स मतलब एज्यूम करेंगे, यानी कंडक्टिंग स्फीयर एज्यूम करेंगे। इन कंडक्टिंग स्फीयर में भी एक बात याद रखना कि लाजिम बात है दो, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ये हो गया आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर, और एक ये हो गया आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर, यही स्फेरिकल बन गए। अभी तो दो पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट है आपके पास। इसको बेशक ए का नाम दे दो, इसको आप लोग बी का नाम दे दो। अब इसमें भी एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ये आप लोग सॉलिड भी एज्यूम कर सकते हो और ये आप लोग शेल भी एज्यूम कर सकते हो। इसको आप लोग सॉलिड भी ले सकते हो और इसको कंडक्टिंग शेल भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों का पोटेंशियल जो होता है वो सेम ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ये जो बाहर वाला है, आउटसाइड, ये बेटा याद रखना, ये हम लोग हमेशा शेल लेंगे, ये आपका सॉलिड नहीं होगा, ये आपका हॉलो हो सकता है, तो ये आपका मतलब सॉलिड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब इसका क्योंकि मैंने नाम दे दिया ए और बी, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ऐसे दो कंडक्टिंग स्फीयर, एक इनसाइड है
और एक आउटसाइड है। इनसाइड का नाम ए रख लिया, आउटसाइड का नाम बी रख लिया, और ये कॉन्सेंट्रिक लेनी है, यानी इनका ये जो सेंटर है ये सेम है। एक का फासला ए कर दिया रेडियस, दूसरे को मैंने बी कर दिया। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग आपके पास स्फीयर है, तो हमने इससे पहले पढ़ा है जो चार्ज होता है वो हमेशा कंडक्टर की, स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पे रिसाइड करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव है तो लाजिमी बात है ये जो बाहर वाला स्फीयर होगा ये आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज पे होंगे, तो ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर बाहर वाला आपके पास ये वाला अंदर वाला पॉजिटिव तो बाहर वाला नेगेटिव, और अगर ये अंदर वाला नेगेटिव है तो बाहर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है पुत्र। तो अब मैं इनको ताकि मिला लूं ये जो है, ताकि आप लोग ये ना समझो ये भी कोई चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। ये देखो, ये देखो, ये आपके पास स्फीयर बन गए। हमने ये स्फीयर बना लिया। मैंने बताया ना पुत्र कि इसके कई तरीके हैं पुत्र, कई तरीके हैं। मैं उनमें से पहले एक तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूं। और हम लोग ये करते हैं कि ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसको मैं क्या करता हूं, ग्राउंडेड कर देता हूं। तो जब इसको बाहर वाले को ग्राउंडेड करूंगा तो लाजमी बात है पुत्रों, इसका जो पोटेंशियल होगा वी बी जिसको कह रही हो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। मैं आपको कई तरीकों से इसको समझा देता हूं, लेकिन अभी यहां इसकी बात करता हूं। अच्छा पुत्रों, अब इसके बाद क्या है, अब ये है कि हमने वी बी की बात यहां कर दी। हमें पता है कि अगर ये कोई शेल है, तो आप अपनी सेकेंड ईयर में पढ़ते हो कि अगर कोई भी एक शेल होता है तो उसके इनसाइड जो फील्ड होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये देखो तो ये आपके पास स्फीयर बाहर वाला है, ये भी एक शेल है, तो शेल के अंदर ही क्या होगी, वो भी जीरो हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अब गौर से इस पॉइंट को समझना, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो वो बिटवीन ये जो दो आपके पास कंडक्टिंग शेल कह दो, इनके दरमियान क्या होगी, यहां होगी। यानी इसको मैं कह देता हूं इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ये मैंने लाइनें डाल दी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके दरमियान में होगी, इसके आउटसाइड नहीं होगी, इसके बाहर नहीं होगी, इसके इनसाइड नहीं होगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान होगी। अब आप देख लो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से समझो जैसे एक ये पैरेलल प्लेट है, दूसरी ये है, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें यहाँ दरमियान में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होगी पता। तो इतना हमें पता चल गया कि जी क्योंकि ये शेल है, ये हॉलो चार्ज है, तो हॉलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बाहर वाला भी हॉलो है, तो इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी जीरो होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ई इनसाइड जो ए है वो भी जीरो, ई इनसाइड ये जो आपका बी है ये भी आपके पास यहां जो होगी ई, ये बी लिख दिया मैंने, ये ए। अच्छा हाँ, एक और बात, क्योंकि हमने इसको बाहर पोटेंशियल जीरो दे दिया, तो अभी मैंने ये बात कही कि ये जो इनसाइड ये वाली सरफेस है, ये जो इन दोनों के दरमियान की बात कर रहा हूं, इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड बी की बात नहीं कर रहा। इनसाइड बी आप देखो तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, इसलिए मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए। तो अगर मैं ये कहूं कि जी इन ए और बी के दरमियान, तो हमारी जो फील्ड होगी वो ए और बी इनके दरमियान में है।
इसका मतलब ये हो गया कि इनसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये जो शेल है यहाँ जीरो, आउटसाइड अगर बात करो चार्ज है ही कोई नहीं, क्योंकि पोटेंशियल इधर जीरो है और बाहर तो आपके पास एयर है, तो इसका मतलब बाहर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बड़ा आउटर सरफेस जो है, आउटर शेल है, उसके बाहर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और ये जो छोटा स्फीयर है उसके इन साइड भी आपके पास क्या है, फील्ड जीरो है। तो कहाँ है, सिर्फ ये जो दरमियान का पोर्शन ए और बी है, इनके दरमियान आपके पास दो स्फीयर के दरमियान ये जो बाउंडेड रीजन है, यहाँ ही आपके पास ये फील्ड हो सकती है पुत्र। तो अब देखो इसको कैसे निकालता हूं, इसको मैंने कहा ना कई मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं चलो पहले इसके लिए वर्डिंग लिख लेता हूं, उसके बाद मैं इसकी वो डेरिवेशन पे आता हूं। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ये कंसिस्ट होता है दो कंडक्टिंग स्फीयर पे। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर मैं यहां लिखता हूं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर consists of two conducting sphere, two conducting sphere. The inside, ये जो अंदर वाला है, the inside sphere may be hollow, ये hollow भी हो सकता है, और solid, but the outer sphere must be hollow। ये हमेशा hollow रहना चाहिए पुत्र, ये आपने याद रखना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट, ये जो रेडियस हमने लिया, लेट स्मॉल ए बी दी रेडियस ऑफ inner sphere A and B be the, यहां से लिखता हूं, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, इसको हमने बी का नाम दिया है, आउटर स्फीयर बी, आउटर स्फीयर बी हो गया। ये देखो ये क्या है, दीज आर बोथ कोसेंट्रिक स्फीयर। और हमने क्या किया, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया, दी आउटर स्फीयर must be अर्थ, दैट इज बी वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग इसको समझ सको। ये देखो उत्तर, मैं थोड़ा सा इसको भी यहाँ करता हूँ, ये लो। अब आप उम्मीद है कि अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी। अब मैं इसे आगे की तरफ आता हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ तक वही बातें की हैं जो कि पहले आपको, या वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने पहले आप लोगों को समझा दी हैं। अब इससे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है उसकी बात करता हूँ। अब ये देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा स्फीयर हालो है और कौन सा स्फीयर हमारा सॉलिड है। तो उसकी बात की, उनके रेडियस की बात की, और ये लिखा कि बाहर वाले को हम लोग हमेशा क्या करेंगे,
उसको हम लोग अर्थ कर देंगे ताकि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हमने चार्ज दिया है, लेट, यहां से लेट प्लस क्यू बी चार्ज ऑन inner sphere and minus q on outer sphere। यहां तक हो गया। और ये हमेशा आउटर स्फीयर की सरफेस पे नहीं है, उसके इनसाइड होगा। ये जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज resides on the inner surface of the outer sphere हो गया। तो क्योंकि हमने ये कहा, मैं यहां उसको फिर बना देता हूं, ये हो गया इनर स्फीयर ए, ये हो गया आउटर स्फीयर बी। मैं यहां लिख भी देता हूं, इसको हमने माना ये वाला जो है ये आपका हालो कंडक्टिंग भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये जो होगा ये मस्ट है हालो होना चाहिए। तो फील्ड आपकी ये जो रीजन है, ये ए टू बी का जो रीजन है इसके दरमियान है, ये मैंने उसको कर दिया। और हमें पता है कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास ये है, इसके इनसाइड, क्योंकि ये हालो है या कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, हालो का कंसेप्ट हो, ये सॉलिड भी आपके पास हो, तो उसके हमेशा इनसाइड क्या होती है, चार्जेस हमेशा उसकी सरफेस पे रिसाइड करते हैं, इनसाइड नहीं होते, इसलिए उसके अंदर ई जो होती है वो 0 होती है। ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ई ऑफ इनसाइड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देखो ए वाले रेडियस के इनसाइड क्या होगी, ई आपकी 0 हो जाएगी, और ई जो होगी आउटसाइड जो होगी किसके, बी वाला ये जो रेडियस है इस बड़े के, ये बाहर हमने पोटेंशियल इसका 0 कर दिया था अगर आपको याद, तो ये भी क्या होगी 0 हो जाएगी। क्यों ये 0 है, क्योंकि नेट चार्ज आप देखो कि इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, ये आप इसका रीजन ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, तो नेट चार्ज इसके अंदर क्या है वो 0 है। अगर आप लोग इसके बाहर एज्यूम भी करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक गाजियन सरफेस लेनी पड़ेगी। जब हम लोग यहाँ एक गाजियन सरफेस लेंगे तो अंदर नेट चार्ज कितना है, क्योंकि प्लस क्यू ये है माइनस क्यू ये है, तो दोनों को ऐड करो तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होगा, फिर भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो ई आउटसाइड है इसके वो क्या होगी, वो 0 होगी। ये मैंने रीजन भी आपको अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का जो कंसेप्ट है उसके लिहाज से भी बता दिया, क्योंकि बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड क्या होगा 0 होगा। लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई इज ओनली between A and B, इन्हीं दोनों के दरमियान में होगी, यानी बाउंडेड इलेक्ट्रिक एनर्जी है ए एंड बी, या स्फीयर्स भी कह सकते हो।
तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, बड़े ध्यान से इसको समझना। कैपेसिटेंस होती है चार्ज C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा वी, क्योंकि आपके पास क्या है, दो है, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ए और बी, ए टू बी आपके पास उसकी डायरेक्शन है। तो ये देखो C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब देखो इसमें डेल्टा वी क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा वी को लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी बी आपका क्या है, वी बी तो हमने कहा वो क्या है, वो तो 0 है, ये हमें पता है, वी बी 0 हो गया। अब वी ए, ये जो आपका ए है, इसका पोटेंशियल देखना, यानी इसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है आपने। तो वी ए को अब मैं देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा इस कैमरे को जरा नीचे कर देता हूं, ये थोड़ा सा पीछे अगर कर दूं तो भी ठीक है, लेकिन नीचे बेहतर है करना। ये देखो, तो अब ये देखो, अब वी ए निकालना है हमने, तो वी ए क्या होगा, अब इसको भी देख लो, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वी ए, और यही हमारी मेन इक्वेशन है, इसी में हमने वैल्यूज को पुट करना होता है। तो अब देखो वी ए क्या होगा, अगर आप देखो तो अब मैं वी ए की बात करने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल जो है वो अकॉर्डिंग टू ए क्या होगा, क्योंकि स्फीयर तो दो है आपके पास, तो हमें पता है फार्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, होता है आर्म पोटेंशियल का। ये आर्म फार्मूला, अगर आप लोगों को, अगर इस आर को मैं छोटा लिखूं तो ये आर्म पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है। इसी तरीके से अगर मैं वी ए की बात करूं तो वी ए इसका इसके लिहाज से कितना पोटेंशियल होगा, अब देखें वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए के, इसमें कौन सा चार्ज, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, ए। अब इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू देखें तो इधर माइनस चार्ज है, माइनस के क्यू डिवाइड बाय बी आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पोटेंशियल वी ए जो हो गया वो किसके बराबर है, वो के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी हो गया। आपकी मर्जी, आप इस छोटे क्यू को बड़ा क्यू लिखना चाहो, छोटा लिखना चाहो, आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने इधर बड़ा क्यू लिखा है तो मैं यहाँ भी इसको क्या करता हूँ, मैं बड़े क्यू से रिप्लेस करता हूँ। तो अब हम पुट करेंगे वैल्यू आपके इस पोटेंशियल की आपकी इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी ए के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी बनी। अगर आप यहां देखो तो के क्यू को मैं कॉमन ले लूं, अगर यहां C इज इक्वल टू क्यू, के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया पुत्र, क्यू से आपका क्यू कैंसिल हो गया, तो ये देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास। अब मैं यहां लिखता हूं, मैंने बताया ना कि मैं आपको इसके कई मेथड है, तो उनमें से एक मेथड से मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ, दूसरा भी बताऊंगा, वो भी आप देख लेना, जो आपको आसान लगे उससे इसको कर लेना होता है। मैं इनको तो ये हो गया। अब तो C क्या आ गई कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू 1 बाय के इंटू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी आ गए। C इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो 1 बाय के एलसीएम ले लो यहां, a इंटू बी, बी माइनस ए, C इज इक्वल टू 1 बाय के। अब ये देखो यहाँ b माइनस ए और ये a भी ऊपर आ गया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और k की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है पुत्र। तो इसकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी
डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी माइनस ए। तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया इंटू ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ये कैपेसिटेंस होती है पुत्रों, याद रखना, आपके स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ये होती है पुत्र, ये आप लोग इसको याद रख लेना कि ये है। अब यहाँ अगर हम अब इस पे लिमिटेशन लगा दें कि जी आप लोगों का बी कितने फासले पे है, तो उससे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आप तक है, आप इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो वो आप तक है पुत्र, क्या आप इसको कैसे सॉल्व करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि अगर आपका रेडियस ये जो बी है ये अगर इन्फिनिटी पे लाई कर रहा हो तो फिर आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो फिर आपके पास अगर मैं ये कहूं इफ, यहां लिख देता हूं, इफ बी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो आपकी सी क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू लिमिट बी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी माइनस ए, क्योंकि बी इनफाइनाइट है आपके पास। तो जब बी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो बी की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी तो ए उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, जीरो। अगर बी इन्फिनिटी पे है तो ए उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा आपके पास, वो ना होने के बराबर भी होगा। लेकिन यहाँ अगर मैं इसमें पुट करता हूँ इसकी वैल्यूज को तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो देख लो, वो बनेगी ए बी ऊपर रह जाएगा, इसकी जगह मैं के लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ ए डिवाइडेड बाई के, ये इक्वेशन आपके पास रह जाएगी क्योंकि बी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जिसको आप लोग कहते हो वो क्या हो जाएगी, वो आपका जीरो हो जाएगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये बाकी रह जाएगी क्योंकि बी के ऊपर आपने लिमिट लगानी है, ये तो उसी तरीके से आ जाएगा तो आपका बी इन्फिनिट हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आइसोलेटेड स्फीयर के तौर पे बिहेव करेगा, आइसोलेटेड स्फीयर जो है यानी सिर्फ उधर रेडियस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ भी रेडियस ही पे है तो, लेकिन वहाँ उस वक्त आपके पास ये होगी जब आप इसके ऊपर लिमिटेशन लगाओगे इस इक्वेशन के ऊपर। ये इस इक्वेशन को ही मैंने ये लिखा है। ये इसका एक तरीका है पुत्र, ये इसका एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी है और वो तरीका बहुत सिंपल है, इससे भी वो तरीका इससे भी सिंपल है। मैं दूसरा तरीका भी इसका आप लिख देता हूं, वो आप देख लेना कि आपको किससे ये समझ आता है। अब इसके दूसरे तरीके पे देखो, दूसरे तरीके को कैसे सॉल्व करें। हमने वो इंग्लिश तो वही लिखनी है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिर्फ उन दोनों प्लेट्स के दरमियान रहेगी, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है डेल्टा वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है ई डॉट, अगर आपको याद हो ये रिलेशन है हमारे पास ए से बी की तरफ माइनस, ये देखो मैंने ये रिलेशन लिख दिया डायरेक्ट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये देखो ये दूसरा तरीका है, मैं इधर लिख देता हूँ अल्टरनेटिव वे जो है। आप यहां से शुरू कर लो उसको, पहले वो अंग्रेजी वही लिख के यहां से शुरू कर दो। यहाँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए टू बी
ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्योंकि ई की और डी आर जो है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा 0, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो अब ये देखो वी बी माइनस वी ए माइनस ए टू बी, इसमें जो कॉमन चीजें उनको मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ए टू बी, बाकी 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये देखो आप लोगों को आपके सर ने इंटीग्रेशन सिखाई होगी कि वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम लोग आर माइनस 2 इंटू डी आर भी लिख सकते हैं ए टू बी। तो ये देखो -2 साथ का डेरिवेटिव है आर का, तो -2 + 1 लिखते हैं। आप लोगों ने इंटीग्रेशन की होगी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया यहाँ से, यहाँ अगर देखो -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका r का -2 + 1 और इधर a से b आ गया, तो वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ अगर देखो तो r की -1 इंटू -1 a टू b आपके पास वी बी माइनस वी ए माइनस माइनस आपकी अपनी मर्जी लिख लो, प्लस नहीं तो -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख लो, और यहाँ आपके पास 1 बाय आर ये आ गया इंटू ए टू बी। तो वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आर की जगह बी माइनस लोअर लिमिट, ये देखो तो वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय बी प्लस 1 बाय ए, वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो, अब इसको आगे सॉल्व भी करना है। वी बी माइनस वी ए, अगर माइनस यहाँ कॉमन लेना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, अगर माइनस में कॉमन ले लो ठीक हो गया, और यहाँ माइनस अगर कॉमन लूँ -1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बन जाएगा। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यहाँ क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए हो जाएगा। और यहाँ अगर देखो b अगर इंफिनिटी पे है यानी वी बी 0 है, तो माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम माइनस के साथ ही खेलते रहेंगे। तो ये देखो ए बी इधर आ गया, इधर a माइनस बी आ गया, माइनस है, अगर इधर माइनस लूंगा तो टर्म उलट हो जाएंगी, यानी अगर मैं माइनस यहाँ ले जाता हूँ फिर दोबारा हम वहीं पहुंच गए। वी ए इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर b माइनस ए हो जाएगा और इधर a इंटू बी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके पुत्र मैंने किया। अब देखो, अब अगर आप यहाँ गौर करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अब यहाँ वी ए इंटू क्यू, क्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो b माइनस ए डिवाइड बाय ए बी। कैपेसिटेंस क्या होती है पुत्र? कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय वी होती है। तो ये देखो ये V बाय क्यू है, तो इसको मैं उलट करता हूँ, इसको मैं उलट करूँ तो अगर मैं क्यू बाय वी लिखूंगा तो मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी इंटू बी माइनस ए लिखूंगा, तो क्यू बाय वी किसके बराबर है? C के बराबर। ये देखो पुत्र वही रिजल्ट आ गया। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहो। एक और मेथड भी है, वो भी है आप गाज़िस लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि सबसे पहले इनर सरफेस है तो उसके दरमियान में वो जो भी पॉइंट है जहाँ आपने, तो वहाँ ई की वैल्यू निकालो, उसके बाद इस फार्मूले में पुट करो
तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या आप था कि पुत्र कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहो, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जो आपको आसान लगता है आप उसी को फॉलो कर लो। इसमें मैथमेटिक्स बहुत है, इसमें वो चेंज करना बहुत है कि माइनस कॉमन ले के 2-3 बार हमें देखो मैंने माइनस कॉमन लिया, वो इसीलिए लिया कि मैंने कहा कि आपको स्टेप वाइज इसको करवा दूं ताकि आप लोगों को ये बीच में फिर मसला ना हो कि ये एंड का रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं। तो ये है आपका क्या कि कैपेसिटेंस हमने निकाली किसकी, एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपेसिटेंस ही हम निकाल रहे हैं, लेकिन अब वो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, अब वो सिलेंडर नुमा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है, उसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग एक कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं किसकी, एक सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है उसकी। तो यहाँ हमें एक चीज यहाँ से पता चल गई कि हम लोग जब भी कैपेसिटर अज्यूम करेंगे तो हम कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है यानी पैरेलल प्लेट के कंसेप्ट को नहीं छोड़ सकते, उसके बगैर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमने फिर क्या करना है, उसी कंसेप्ट पे रहना है, हमने उस कंसेप्ट से बाहर नहीं निकलना। तो जब हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, हम सिलेंडर एज्यूम करेंगे, हम 2 सिलेंडर एज्यूम करेंगे, ए और बी दोनों का रेडियस ले लेंगे क्योंकि वो सिलेंडर नुमा है। तो वहां लाज़िम बात है उधर भी लेंथ वगैरह आएगी उसकी, तो ये हमें फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में हमें कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी होगी क्योंकि आपका सिलेंडर लेंथ रखेगा, आई बात समझे, सफियर लेंथ नहीं रखेगा। कैपेसिटर आपका क्या, वो सिलेंडर क्या होगा, वो लेंथ रखेगा, इसलिए हम उसकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ एज्यूम करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें हम सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है आपका उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को किस तरीके से सॉल्व करते हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने फाइंड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे फाइंड किया, वहां हमें सिलेंड्रिकल अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई डिवाइस है या कोई शेप है सिलेंड्रिकल, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये चीजें अगर आपको मतलब कि आपको अगर पता होंगी तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ना हुआ तो मैं आपको वैसे भी साथ उसको समझा दूंगा। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो हैं उनके 2-3 जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो भी इंशाल्लाह कराऊंगा। लेकिन इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये खत्म होगा तो फिर हम लोग 2-3 टॉपिक और रह गए आपका ये जो चैप्टर है ये फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे पुत्र। तो यहाँ तक अगर किसी भी बेटे को कोई भी मसला हो तो इस डेरिवेशन में कहीं भी समझने में कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछना। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग अगले कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं उस टाइप।